हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं 10th 11th 12th की कंप्लीट फिजिक्स की क्लासेस। अभी तक हमने +1 क्लास से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपने वो देखी होंगी शायद। तो उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, फिजिकल वर्ड के बारे में पढ़ा था, उसके साथ-साथ यूनिट एंड मेजरमेंट के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल के कंसेप्ट को, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, साथ ही साथ देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, फिर करेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग अ यूनिट और कुछ अदर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स की भी बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। हमने इससे पहले ही आपको याद होगा अगर यूनिट्स हमने डिफाइन किए थे, यूनिट्स का सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने ऐसे सिस्टम में पढ़ा था कि ऐसे सिस्टम ने हमने टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात की, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हुआ करते थे। तो उन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सबसे पहला जो है वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल एक्चुअल में एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी बात करते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या है। तो प्लेन एंगल रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से। अगर आपको कहा जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन में है और मान लीजिए ये किसी पर्टिकुलर टाइम में इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो जब ये ट्रेवल करेगा तो ये कुछ आर्क डिस्टेंस को कवर करेगा। सपोज दैट वो आर्क लेंथ कितना है, एल है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। तो इस आर्क लेंथ और इस रेडियस का जो रेशियो है उसी को प्लेन एंगल कहा जाता है। आप ये बोल सकते हैं कि इस सर्कुलर मोशन के दौरान ये जो एंगल उसने कवर किया, जो एंगल बनाया, जो एंगल सबटेंड किया, इसी को प्लेन एंगल कहा जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। और किसके इक्वल है मैथमेटिकली, ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है इनके रेशियो के। थीटा अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं प्लेन एंगल का, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। यहाँ पर एल है आपके पास आर्क लेंथ और आर क्या है, रेडियस है। तो ये जो प्लेन एंगल है इसको मेजर करने का यूनिट होगा, तो बिल्कुल हाँ, इस प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट रहता है वो है रेडियन। रेडियन आर ए डी से लिख सकते हैं। कई जगह मैथमेटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल को तो डिग्री में मेजर किया जाता है, बट इसका जो एक्चुअल या फिर ऐसा यूनिट है वो रेडियन ही है। यानी फिजिक्स के अंदर जनरली हम एंगल को रेडियन के अंदर ही मेजर करेंगे। अब डिफाइन करते हैं कि ये जो रेडियन है, 1 रेडियन किसके इक्वल है। तो उसके लिए क्या कंसीडर किया कि अगर लेंथ आर रेडियस के इक्वल आ जाए, यानी आर्क लेंथ कवर और रेडियस दोनों इक्वल हो, उस केस में थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोल सकते हैं कि जब एंगल सबटेंस करे कोई आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के ही इक्वल हो, जब लेंथ रेडियस के इक्वल होगी दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो थीटा 1 ही तो आएगा। तो आपके पास इस तरह से 1 रेडियन का डेफिनेशन आ गया। 1 रेडियन वो एंगल है जो कि कोई एक आर्क जिसकी जो लेंथ है रेडियस के ही इक्वल हो वो कवर करे, उसको 1 रेडियन कहा जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई कंप्लीट सर्कल करता है अपने रोटेशन के दौरान, तो ये कंप्लीट एंगल है ये कितना है, अगर मैं रेडियन के अंदर आपको बोलूं, तो आपको पता है कि कंप्लीट के लिए ये जो आर्क है इतनी नहीं होगी, ये पूरी हो जाएगी, आर्क लेंथ सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, जो कि कितना है 2 पाई आर। तो हमें पता है थीटा यानी प्लेन एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ टोटल है 2 पाई आर, रेडियस होता है आर, तो यहाँ से आर कैंसल, यानी जो टोटल एंगल आया वो कितना आया, 2 पाई रेडियन। यानी कंप्लीट सर्कल के लिए जो प्लेन एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा, डिग्री के अंदर भी आपको याद होगा ये जो पूरा एंगल होता है कंप्लीट, इसको 360 डिग्री लिखा जा सकता है, यानी 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के ही इक्वल है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट उससे अलग है। प्लेन एंगल कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल चीजों के लिए, 2 डायमेंशन मोशन से रिलेटेड है, लेकिन जो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है वो 3 डायमेंशन चीजों के लिए। अगर आपको कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर स्फीयर आप कंसीडर करिए, स्फीयर के ऊपर मैंने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया, एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर किया। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है, एंगल सबटेंड करता है, उसी को सॉलिड एंगल कहा जाता है। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली किसके इक्वल है ये ओमेगा, ये जो एरिया उसने कवर किया, सबटेंड किया, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, द रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, इसी को सॉलिड एंगल कहा जाता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया सबटेंडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो सॉलिड एंगल है इसको भी तो मेजर करने के लिए कोई यूनिट होगा। बिल्कुल हाँ, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है स्टेडियन, जिसको कि एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 स्टेडियन कितना होता है इसको जानते हैं।
अब 1 स्टेरेडियन ओमेगा की वैल्यू 1 कब होगी? जब एरिया और रेडियस का स्क्वायर इक्वल हो, है ना, जब एरिया और रेडियस का स्क्वायर कितना हो? इक्वल हो। तो क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ a sphere whose radius is 1 मीटर by a part of surface having an area 1 मीटर स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो, जब रेडियस 1 मीटर हो, उस केस में दोनों डिवाइड करके जो आपका ओमेगा का वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इफ r is equals to 1 मीटर, area is equals to 1 मीटर स्क्वायर, then omega is 1 स्टेरेडियन। और अगर मैं क्लोज्ड स्फीयर की बात करूं, क्लोज सरफेस की बात करूं पूरे की, तो उसके लिए अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो वो होता है टोटल एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अब एक स्फीयर का टोटल एरिया तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास टोटल ओमेगा जो आया वो आया 4 पाई। यानी कंप्लीट स्फीयर का ये जो सॉलिड एंगल है कंप्लीट का, ये कितना होता है? 4 पाई। कंप्लीट सर्कल के लिए जो एंगल हुआ करता था, प्लेन हुआ करता था 2 पाई रेडियन, और कंप्लीट स्फीयर का जो टोटल सॉलिड एंगल है वो कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। अभी भी हम बात की कि कंप्लीट रोटेशन के लिए अगर मैं एंगल रेडियन की बात करता हूँ वो तो होता है 2 पाई, और अगर मैं बात करता हूँ डिग्री में तो वो होता है 360 डिग्री। इट मीन 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री की ही इक्वल है। तो यहाँ से पाई रेडियन जो आया वो कितना आया? 180 डिग्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। इसी तरह से अगर मैं 1 डिग्री आपसे पूछूं तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इन दोनों की हेल्प से आप कोई भी एंगल जो डिग्री में गिवन है आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में गिवन है आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर एंगल आपको मिनट या सेकंड में लिखे हो तो क्या होंगे? देखिए 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो मिनट के लिए यहाँ पर सिंपल इस तरह से आपने लगाना है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और इसी तरह से 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल है। आपने इस तरह से 2 बार ऊपर बार लगा देना है, इट मीन उस सेकंड के अंदर लिखा है। यानी एंगल को आप डिग्री में, रेडियन में, मिनट में और सेकंड में लिख सकते हैं। कुछ जनरल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि 90 डिग्री है आपके पास, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, हमें तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो 2 पाई रेडियन होता था वो होता था 360 डिग्री। या फिर आपको याद हो मैंने लिखा था पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप देखें कि जो 1 रेडियन आया था वो कितना आया था? वो आया था 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बोलूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल था? वो था पाई बाय 180 रेडियन के। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 90 डिग्री कितने रेडियन होगा? तो 90 मल्टीप्लाई बाय डिग्री की जगह रेडियन लिखना है। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 डिग्री का वैल्यू है पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पर सिंपली पुट किया, इसको कैंसिल किया, तो आपके पास आया पाई बाय 2 रेडियन। इट मीन 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन लिखा जा सकता है। यानी अगर कहीं लिखा होगा कि दो चीजों के बीच का एंगल पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 एंगल मीन ये रेडियन के अंदर है, यानी ये 90 डिग्री ही है। एक दो कन्वर्जन और करते हैं। 60 डिग्री जो है वो कितने रेडियन की इक्वल है? फिर से वही सिंपल फॉर्मूला, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 60 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें? पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1/3, इट्स पाई बाय 3 रेडियन। यानी 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल है। अच्छा, अगर रेडियन में गिवन है आपको, सपोज दैट आपको लिखा गया कि पाई बाय 6 रेडियन गिवन है, तो ये कितने डिग्री के इक्वल है? इसको भी कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। कैसे? आप ध्यान दीजिए कि अगर 1 डिग्री को आप पाई बाय 180 रेडियन लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन जो होगा वो होगा 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो इसको लिखा पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्री। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ से 6 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा? ये आया 30 डिग्री। यानी पाई बाय 6 रेडियन इज नथिंग बट इट्स 30 डिग्री। आपका आंसर आया 30 डिग्री। इसी तरह से मिनट वाला भी कोई कन्वर्जन देखते हैं। सपोज दैट आपको कहा गया कि कहीं पर एंगल जो है वो है 20 डिग्री और 10 मिनट्स, कुछ इस तरह से लिखा है। आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 20 डिग्री, यहाँ पर 10 मिनट्स है, तो मिनट्स को डिग्री में चेंज करते हैं। तो आपको शायद पता होगा 1 मिनट, आपको शायद पता हो कि 60 मिनट जो होते हैं वो 1 डिग्री के इक्वल होते हैं।
60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट कितना हुआ, ये हुआ 10 डिवाइड बाई 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये आ गया 20 प्लस में 1/6। तो ये कंप्लीट बन गया आपके पास कितना, इसका एलसीएम लें अगर हम 6 एलसीएम आया, इट्स 120 प्लस 1 या 121/6 डिग्री। आपके पास कंप्लीट वैल्यू डिग्री में आ चुकी है। अब इसको जस्ट आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाई 180। इसी तरह से सेकंड वाला भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग अ यूनिट। फिजिक्स के अंदर यूनिट को लिखने के अपने अलग रूल्स होते हैं। जल्दबाजी में हम बहुत बार अलग अलग जगह पर गलत यूनिट्स लिख देते हैं, पर आपको उन रूल्स को फॉलो करना होता है। क्या है वो रूल्स, वन बाय वन इनको जानते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला रूल है वो क्या है, सिंबल्स फॉर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर प्रिंटेड या रिटन इन रोमन और अपराइट टाइप आर नॉट इन इटैलिक्स। कभी भी किसी यूनिट की अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिखा गया है, उसको आप कभी भी इटैलिक में नहीं लिखोगे, वो हमेशा सीधा ही लिखा जाता है। जैसे मैं न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन जो आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ सही है, लेकिन इटैलिक्स में अगर टीटा लिखते हैं तो वो गलत है। रूल नंबर 2 क्या है, यूनिट इज नेवर रिटन विद कैपिटल लेटर इवन इफ then it is named after a scientist। अगर कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है और आप उसको पूरा लिख रहे हो तो कभी भी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे न्यूटन की मैं बात करूं, न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है। अगर आप उसको कंप्लीट लिखते हो, पूरा नाम लिखते हो, तो एन हमेशा स्मॉल से ही स्टार्ट करना है, कैपिटल से नहीं लिखना। यानी अगर आप इस तरह से कैपिटल्स में लिखते हो तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल में लिखने का मतलब एक साइंटिस्ट का नाम लिखना, बट हमें तो यूनिट यूज करना है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। और अगर आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो हमेशा उसका एक सिंगल लेटर लिखिए, पूरा नाम मत लिखिए। जैसे मैं फोर्स के लिए न्यूटन अगर लिखना चाहता हूँ, अगर आप कंप्लीट लिखो तो एन स्मॉल से स्टार्ट करना, और अगर एक सिंगल लेटर लिखना है तो कैपिटल एन से लिखो। एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल। अगर आप कंप्लीट लिखते हो नाम को तो जे स्मॉल, और अगर एक सिंगल लेटर लिखते हो तो कैपिटल जे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज। तो अगर आप ध्यान दीजिए सभी यूनिट जो है वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। तो अगर कंप्लीट नाम लिखते हो तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करके लिखना है, और अगर सिंगल लेटर लिखना है तो उसको कैपिटल्स में लिखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इन यूनिट्स को देखो तो ये किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। इसी तरह से किलोग्राम, कैंडेला, सेकंड ये भी नहीं है। तो इन सबको आपने स्मॉल में ही लिखना है, चाहे आप उसको कंप्लीट लिखो चाहे उसको सिंगल लेटर में लिखो। जैसे लेंथ का अगर आपको यूनिट याद हो, ऐसा यूनिट मीटर है, तो अगर कंप्लीट लिखते हो तो भी स्मॉल एम से स्टार्ट किया, और एक सिंगल लेटर लिखते हो तो भी स्मॉल एम से। इसी तरह से किलोग्राम में भी स्मॉल के से ही लिखना है। कई बार गलती से कैपिटल के जी लिखा होता है लेकिन वो गलत लिखा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, के भी स्मॉल होता है, जी भी स्मॉल होता है। इस तरह से कैंडेला में भी स्मॉल लेटर्स हैं और सेकंड में भी स्मॉल लेटर हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वॉल्यूम का एक यूनिट होता है लीटर। हालांकि ऐसा यूनिट तो होता है मीटर क्यूब, लेकिन लीटर भी एक यूनिट है, उसमें कैपिटल एल लिखा जाता है। हालांकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। उसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फाइनल फुल स्टॉप ऑल एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर एंड remains unaltered in plural using only singular form of unit। यूनिट्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, साथ ही साथ उसमें कभी भी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लिखता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई क्वांटिटी आपके पास जो कि 20 सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, उसको करेक्ट लिखोगे तो आप उसको 25 सेंटीमीटर लिखोगे। ना ही आप लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते, ना ही आप उसमें कोई स्पेस दोगे, ना ही आप उसको प्लूरल फॉर्म में लिखोगे। यानी किलोग्राम्स केजीएस नहीं लिखा जा सकता, केजी में ही हमेशा लिखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म अलाउड नहीं होता। उसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं तो जो सॉलिडस है, इस तरह से जो बार डिवाइड के लिए यूज करते हैं हम, वो हमेशा एक ही यूज करते हैं, उसके अलावा यूज नहीं किए जा सकते। नॉट मोर देन वन सॉलिडस इज यूज्ड। जैसे आप ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसको सिंपली मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। आप इस तरह से नहीं लिखोगे मीटर पर सेकंड, मतलब 2 बार सॉलिडस यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। सिंगल बार ही सॉलिडस यूज होगा। इस तरह से जैसे देखिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये सही है। न्यूटन सेकंड पर मीटर, ये गलत है। इन सब में देखिए आप एक से ज्यादा सॉलिडस है, तो ये सारे इधर वाले जो है वो इनकरेक्ट है और इधर वाले करेक्ट है। प्रीफिक्स सिंबल्स आर प्रिंटेड इन रोमन। प्रीफिक्स के जो सिंबल है, देखो प्रीफिक्स सिंबल हम पढ़ेंगे आगे, मल्टीप्लाइज,
10 की पावर्स की हम बात करेंगे कि कई बार हम यूनिट्स को बड़ा या छोटा लिखना चाहते हैं, तब वहां पर हम कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स के कुछ सिंबल्स हैं, वो कैपिटल्स भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। वो हमेशा किसी दूसरे यूनिट के साथ लिखते हैं, तो उसमें कोई स्पेस नहीं रखते हम, विदाउट स्पेसिंग उसको रखा जाता है यूनिट के बिल्कुल साथ। जैसे अगर मैं लिखूं मेगावाट की, देखो वाट जो है यहाँ पर पावर का यूनिट है, उसके साथ लिखा गया मेगा। मेगा एक्चुअल में एक प्रीफिक्स है एक बड़े यूनिट के लिए, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है। वाट के लिए कैपिटल डब्ल्यू है और मेगा के लिए कैपिटल एम, तो ये मेगावाट हुआ। ध्यान दीजिए ये जो मेगा प्रीफिक्स है, इसलिए इसको कैपिटल भी लिखा जा सकता है। ये कुछ प्रीफिक्स स्मॉल लेटर में भी लिखी जाती है। 1 मेगावाट 10 की पावर जो है वो 6 वाट के इक्वल होता है। इस तरह से सेंटीमीटर, मीटर हमें पता है यूनिट है, लेकिन सेंटी एक प्रीफिक्स है, मीटर के बिल्कुल साथ में लिखा। और अगर आप इसको दूसरी तरह से लिखें तो सेंटी के लिए स्मॉल सी प्रीफिक्स यूज होता है, मीटर के लिए एम, तो इसको 1 cm लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने कोई स्पेस नहीं देना, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली लिखा जाता है और साथ में कोई फुल स्टॉप यूज नहीं करना। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होती है। इसकी टेबल अलग से हम पढ़ेंगे। इस तरह से किलोमीटर, अगर आप ध्यान दीजिए तो मीटर के आगे प्रीफिक्स लगा किलो का, के स्मॉल ही यूज करते हैं। इस तरह से मिलीवाट एम स्मॉल, वोल्ट का वी, किलो वाट आवर, ध्यान दीजिए किलो के लिए हमेशा स्मॉल के ही लगता है, वाट के लिए कैपिटल डब्ल्यू है और आवर के लिए एच स्मॉल है। तो 1 किलो वाट आवर जो कि 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। माइक्रो एम्पियर, एम्पियर एक्चुअल में यूनिट था करंट का, और साथ में हमने प्रीफिक्स लगा दिया माइक्रो। एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर को कहा जाता है। इसी तरह से नैनो सेकंड, सेकंड के आगे नैनो प्रीफिक्स लगा। पिको फेराड, फेराड के आगे पिको लगाया। इस तरह से बहुत सारी प्रीफिक्स हैं, किसी को स्मॉल में किसी को कैपिटल्स में लिखा जाता है। किनको स्मॉल में लिखेंगे किनको कैपिटल में लिखेंगे, इनका हम आज की ही वीडियो के अंदर एक टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक जगह फर्मी लिखा गया था, यूनिट फर्मी, जो कि 10⁻⁻15 मीटर के लिए यूज किया जाता है, लेंथ का यूनिट है, और इसको मेनली न्यूक्लियर स्टडीज में यूज किया जाता है। जब भी आप प्रीफिक्स रखते हैं किसी भी यूनिट के साथ में, तो और उसका अगर आप कहीं पावर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर, वो पावर कंप्लीट यूनिट का ही लिखा जाता है। जैसे अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मीटर के बाद क्यूब लगा हुआ है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो क्यूब है ये सिर्फ मीटर पे है, ये जो क्यूब है वो सेंटीमीटर कंप्लीट पे है, यानी प्रीफिक्स लगने के बाद एक नया यूनिट बन जाता है, और जो पावर होती है वो कंप्लीट की पावर होती है। जैसे अगले एग्जांपल में देखिए मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर मिली एम्पियर स्क्वायर में सिर्फ एम्पियर का स्क्वायर ही नहीं है, ये मिली एम्पियर एक कंप्लीट नया यूनिट है और इसका कंप्लीट का ये स्क्वायर है। और यहाँ हम ब्रैकेट भी यूज नहीं करते, कि अगर आप कहीं पर प्रीफिक्स लगा रहे हैं तो वहां पर ब्रैकेट यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रीफिक्स को कभी भी अकेला यूज नहीं करते, अकेला प्रीफिक्स कभी भी नहीं आता। आपको कभी भी अकेला सेंटी नहीं मिलेगा, अकेला किलो नहीं मिलेगा, वो हमेशा किसी न किसी दूसरे यूनिट के साथ अटैच होते हैं, तभी उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि 10⁻³ पर मीटर क्यूब लिखा है, आप देखिए तो जिसको 1000 पर मीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है, या फिर 1000 मीटर की पावर -3 लिखा जा सकता है। बट आप अगर ध्यान दीजिए किलो के लिए 1000 अगर मैं लिखूं, तो इसको किलो डिवाइड बाय पर मीटर क्यूब नहीं लिख सकते, यानी 1000 डिवाइड बाय मीटर क्यूब जो है उसको 1000 को किलो अगर लिखें डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप प्रीफिक्स अकेला कभी यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा किसी दूसरे के साथ में होगा, उसके बिल्कुल आगे होगा, उसके डिवाइड में या डिवाइड में कभी नहीं होगा, मल्टीप्लाई में ही होगा। कभी भी किसी प्रीफिक्स को जब लिखते हैं हमेशा यूनिट के बिल्कुल साथ लिखते हैं, वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है, डिवाइड में कभी नहीं होता। और इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे सिंबल को लिखते हैं और उनके अंदर हमेशा गैप लिखा होता है, जैसे अगर मैं आपको लिखूं कि मुझे ms लिखना है, तो ये ms का मीनिंग क्या है, क्या मैं इसको मिली सेकेंड बोलूँ या मीटर सेकेंड बोलूँ। अगर ये मीटर सेकंड होता तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना होता था, हमें गैप दिया होता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्पेसिंग नहीं है, इट मीन ये मिली सेकेंड है। क्या है ये मिली सेकेंड के अंदर लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर लिखा है एम पर सेकेंड, अब आप खुद आइडिया लगाएं, एम पर सेकेंड लिखा है, यानी ये और ये डिवाइड में है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ये डिवाइड में है तो ये मिली बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीफिक्स अकेला नहीं होता, यानी ये यहाँ पर मीटर है, ये है मीटर पर सेकेंड, ना कि मिली पर सेकेंड। ऐसे ही एमएस लिखा, देखो इनके बीच में स्पेसिंग नहीं है, इट मीन ये मिली सेकेंड है, अब इसको मीटर सेकेंड नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर इस तरह से लिखा है 1 cm, और सी और एम के बीच में गैप है,
यानी ये यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है। और साथ में कैपिटल सी है, कैपिटल सी सेंटी के लिए नहीं होता, ये कूलम के लिए, यानी ये कूलम मीटर है, तो आप इसको कूलम मीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर गलत होगा। इस तरह से यहाँ देखिए 1 cm है और यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यानी यहाँ पर ये प्रीफिक्स ही है, और स्मॉल में यानी ये 1 सेंटीमीटर ही है, किलोमीटर नहीं है। तो बेसिक से रूल्स है, इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या है, द यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स आर अवेलेबल। अगर आपके पास सिंगल प्रीफिक्स है तो डबल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 10 की पावर -9 मीटर है, उसको नैनोमीटर लिखा जा सकता है, तो अगर आप उसको लिखे मिली माइक्रोमीटर तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है नैनोमीटर अवेलेबल है। इसी तरह से 10 की पावर -6 मीटर को हम माइक्रोन या माइक्रोमीटर लिख दें तो इसको मिली दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर हम 10 की पावर -12 फैराड की बात करें, इसको जिसको पिको फैराड कहा जाता है, तो इसको दो बार माइक्रो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको सिंगल यूनिट से लिख सकते हो अगर हमारे पास सिंगल अवेलेबल है। इस तरह से आप 10 की पावर 9 इस बार पॉजिटिव पावर है, इसको गीगा में लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर वॉट है सपोजेट तो इसको लिखा 1 गीगावाट, तो इसको आप 1 किलो मेगावाट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा प्रीफिक्स मत कीजिए। कभी भी किसी यूनिट को लिखते हैं तो कोशिश रहे कि उस यूनिट को और सिंबल को मिक्स मत कीजिए। जैसे अगर कोई यूनिट का सिंबल है तो आप सिंबल में यूज कर रहे हो तो सिंबल्स में लिखो, अगर आप उनको सिंपली यूनिट्स में लिख रहे हो तो यूनिट्स में लिखो, कॉम्बिनेशन को अवॉइड करो। जैसे मैं लिखता हूँ जूल पर मोल केल्विन, अगर ये ध्यान दीजिए तो जूल है, आप उसको कैपिटल जे भी लिख सकते हो, पूरे में जूल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं तो देखो जूल पर मोल केल्विन लिख दिया, यहाँ पर मैंने सारे सिंबल्स यूज किए, यहाँ पर अगेन सिंबल्स में। लेकिन अगर यहाँ दूसरे में ध्यान दीजिए तो जूल है वो पूरा यूनिट लिखा, मोल फिर केल्विन का मैंने सिंबल यूज किया, तो ये मिक्सिंग कर दी, ये अलाउड नहीं है, ये गलत माना जाएगा। यानी अगर लिखते हो या तो पूरे को आप सिंबल्स में लिखो सभी को, या फिर पूरे को पूरे यूनिट्स में लिखो, मिक्सिंग अलाउड नहीं है। ऐसे ही न्यूटन मीटर सेकंड है, अगर मैं इसको तीनों को सिंबल्स वाइज लिखूं तो बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर मैंने न्यूटन को पूरा यूनिट लिखा, मीटर मैंने सिंबल यूज कर लिया, सेकंड पूरा लिखा, तो ये गलत है। इस तरह से ये बाकी एग्जांपल्स भी क्या है, गलत है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ 10 है क्या। पावर्स ऑफ 10 का मतलब टेंस की पावर में लिखना। यूनिट्स जो है वो अलग अलग तरह के यूनिट्स हैं, कुछ बहुत छोटे यूनिट्स भी हैं, कुछ बहुत बड़े यूनिट्स भी हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। तो कैसे हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, किसी बड़े यूनिट को छोटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ प्रीफिक्सेस की। उन प्रीफिक्स की हम बात करते हैं कि कब कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10 की पावर जो कि पॉजिटिव में हो, ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर 1 जो है, इस वैल्यू को हम डेका प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल जो रहता है वो रहता है DA। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैंने लिखा डेका मीटर, क्या लिखा मैंने, डेका मीटर लिखा, डेका मीटर, यहाँ पर स्पेस नहीं है ध्यान दीजिए, डेका मीटर लिखा, इसका मीनिंग क्या है 1 डेका मीटर का, इट मीन इसको लिखोगे 1 DA डेका मीटर, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है 10 मीटर के इक्वल। इस तरह से अगर 10 की पावर 2 है हम उसको हेक्टो लिख सकते हैं, स्मॉल h इसका सिंबल रहता है। 10 की पावर 3 के लिए किलो प्रीफिक्स है और इसके लिए स्मॉल k है, ध्यान देना। 10 की पावर 6 के लिए हम मेगा यूज करते हैं प्रीफिक्स, कैपिटल M है इसका सिंबल। 10 की पावर 9 के लिए गीगा प्रीफिक्स यूज करते हैं, कैपिटल G सिंबल। 10 की पावर 12 के लिए टेरा, कैपिटल T। 10 की पावर 15 के लिए पेटा, कैपिटल P सिंबल है। और 10 की पावर 18 के लिए एक्सा या फिर कैपिटल E सिंबल यूज करते हैं। ये जो हमने प्रीफिक्स याद किए जो भी, ये सब के सब बड़े यूनिट्स के लिए। और यहाँ ध्यान दीजिए जो सबसे मेन आपके काम आने वाले हैं वो कुछ ये हैं जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा काम आते हैं आपके। और अगर आप इनको याद करें तो देखिए सिर्फ 10 की पावर 3 में चेंज आ रहा है, ये 10 की पावर 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, ये सबसे ज्यादा आपके काम आते हैं जो कि जनरल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपको मिल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं पहले। ये जो प्रीफिक्स हैं, ये जो प्रीफिक्स हैं, ये किसी भी यूनिट के साथ लगे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मीटर के साथ ही हो। जैसे पावर का यूनिट हमें पता है वॉट है, इस तरह से कैपिटल W से लिखता हूँ। अगर मैं इसका यूज करता हूँ, देखिए गीगा वाले का, अगर मैं लिखता हूँ गीगावाट, तो गीगावाट को कैसे लिखा जा सकता है, सिंपली वॉट तो आपको पता है यूनिट है ही पावर का, गीगा यहाँ पर प्रीफिक्स है, और 1 जो गीगा है वो कितना है 10 की पावर 9, यानी ये 10 की पावर 9 वॉट के इक्वल है। इस तरह से अगर मैं वोल्ट में लिखता हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पर 1 मेगा वोल्ट, तो यहाँ पर मेगा जो है वो प्रीफिक्स है, किसके लिए, ये 10 की पावर 6 के लिए, 10 की पावर 6 ये वोल्ट एज इट इज, यानी ये इसके इक्वल है। इस तरह से आप बड़े यूनिट को बनाने के लिए इन प्रीफिक्सेस का यूज कर सकते हो।
बिल्कुल इसी तरह से छोटे यूनिट्स के लिए भी प्रीफिक्स क्या है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 की पावर -1 जो है इसको डेसी कहा जाता है, डेसी प्रीफिक्स है ये, इसका सिंबल स्मॉल डी है। 10 की पावर -2 को जनरली सेंटी कहा जाता है, स्मॉल सी से लिखा जाता है। 10 की पावर -3 को मिली से, स्मॉल एम से। 10 की पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो यहाँ पर इसका जो लेटर है माइक्रो। 10 की पावर -9 को नैनो से लिखा जाता है, स्मॉल एन से। 10 की पावर -12 को पीको लिखा जाता है, स्मॉल पी। 10 की पावर -15 को फेमटो या स्मॉल एफ से लिखा जाता है, और 10 की पावर -18 को एटो या ए से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए ये जो छोटे के लिए जितने भी प्रीफिक्स हैं इन सब का जो सिंबल्स हैं वो सब स्मॉल लेटर्स में है, और यहाँ पर जो 10 की पॉजिटिव पावर में है उनके जो पहले 3 यूनिट्स हैं उनको छोड़कर सारे के सारे जो है वो आपको कैपिटल्स में मिलेंगे। अब इनकी यूजेस की भी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि कहीं पर लेंथ जो है मुझे कहा गया कि लेंथ है 1 मिलीमीटर, ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए दोनों के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, यानी ये जो पहला प्रीफिक्स ही है। अब मिली के लिए क्या यूज किया जाता है, मिली के लिए 10 की पावर -3 है तो इसको लिखा 10 की पावर -3 मीटर एज इट इज। यानी आपको जब भी कन्वर्जन करना है तो प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यूज को पुट कर दो, आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने कहीं पर लिखा कि जो लेंथ है वो है 5 नैनोमीटर, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो 5 एज इट इज नैनो है, प्रीफिक्स इसको क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर -9, और यहाँ पर मीटर एज इट इज, यानी ये जो वैल्यू है वो है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मीटर। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब इसके अलावा कुछ आपस में इनके इंटर कन्वर्जन भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि जो 1 पिकोमीटर है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने पिकोमीटर्स आते हैं तो कैसे कैलकुलेट करें। देखिए कंपैरिजन करना है 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर है। अब आप ध्यान दीजिए किलोमीटर, किलो प्रीफिक्स जो है वो 10 की पावर 3 मीटर एज इट इज, और अगर मैं पिको की बात करूं तो 1 पिकोमीटर, तो यहाँ पर पिको प्रीफिक्स है, किसके लिए यूज किया जाता है ये। आप ध्यान दीजिए 3 के गैप से 3 के लिए क्या हुआ करता था, 3 के लिए था मिली, 6 के लिए क्या था माइक्रो, 9 के लिए नैनो था, और 12 के लिए पिको था। इसको लिखा 10 की पावर -12 मीटर। अब इनको कंपेयर करना है तो जस्ट क्या कीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से मीटर कैंसिल हुआ। तो अब देखिए 10 की पावर -12 ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, 3 + 12 इट्स 10 की पावर 15, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर उस तरफ लेंगे 10 की पावर 15 पिकोमीटर, ये इसके इक्वल। इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको बोलता हूं, मुझे बताएं कि 1 गीगा सेकंड जो है उसके अंदर कितने नैनो सेकंड्स होते हैं, मुझे बताना है। 1 गीगा सेकंड में कितने नैनो सेकंड है। अब गीगा सेकंड कितना होता है, 1 गीगा, गीगा कितनी पावर होती है 10 की पावर, देखिए फिर से याद देखिए किलो मेगा गीगा, यानी ये 9 के लिए होता है, तो 10 की पावर 9 सेकंड है। और इस तरह से 1 नैनो सेकंड किसके लिए होता है, ये होता है 10 की पावर -9 सेकंड से। जस्ट डिवाइड कीजिए इसको, तो 1 गीगा सेकंड डिवाइड बाय 1 नैनो सेकंड इज इक्वल्स टू, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 18, यानी 1 गीगा सेकंड इज इक्वल्स टू 10 की पावर 18 नैनो सेकंड। इस तरह से आप इनको आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद है कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। सबसे पहले लेंथ की कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। लेंथ भी अगर स्मॉल डिस्टेंसेस की बात हो, थोड़े लेंथ की बात करें, छोटी डिस्टेंस की बात करें, उसके लिए हमारे पास कुछ कॉमन यूनिट्स है। जैसे फर्मी, फर्मी जो होता है 1 फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर के लिए। जनरली न्यूक्लियर साइज जो होते हैं, न्यूक्लियस का साइज वो फर्मी के अंदर ही मेजर किया जाता है। एंगस्ट्रॉम दूसरे नंबर पे, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, और इसका यूज जनरली एटम के साइज या वेवलेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है नैनोमीटर और माइक्रोन। नैनोमीटर के बारे में भी जस्ट पढ़ा, नैनो जस्ट एक प्रीफिक्स है, नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर है, इसके अंदर भी वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। माइक्रोन, माइक्रोमीटर का ही दूसरा नाम है। 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁻6 मीटर। ये कुछ कॉमन है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल लेंथ के लिए। अगर डिस्टेंस लार्ज हो, स्मॉल ना हो, तो उनके लिए भी कुछ यूनिट्स हैं। सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको कि एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या, आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। अगर पाथ उसका एलिप्टिकल है तो सन और अर्थ के जो बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं रहता, वो अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और इसका जो वैल्यू रहता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, वो होता है
496 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर, या फिर इसको अप्रोक्स वैल्यू लिखी तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद एक और यूनिट है जिसको कहा जाता है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर नाम से समझ सकते हैं कि लाइट और ईयर का कोई कनेक्शन है। अच्छा, नाम से ये मत आइडिया लगाएं ये टाइम का यूनिट है, क्योंकि इसमें ईयर है, ये लेंथ का यूनिट है। लाइट ईयर है क्या? लाइट वैक्यूम में एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 लाइट ईयर के इक्वल होगा। अगर हम इसको मेजर करें तो इसका जो वैल्यू रहता है 1 लाइट ईयर का वो रहता है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। देखिए ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा यूनिट है। अच्छा, इसका यूज किया जाता है जनरली स्टार के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो इस गैलेक्सी के सबसे नजदीक, हमारे अर्थ के सबसे नजदीक जो स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी। उसका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 4.3 लाइट ईयर है। कहाँ से? अर्थ से। अच्छा, अगर इनका कंपैरिजन करें तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काफी बड़ा यूनिट है। इन सब बड़े यूनिट्स में जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है पार्सक, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर से भी बड़ा है। पार्सक पैरालेटिकल सेकंड कहा जाता है। क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट या कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है और वो आर्क लेंथ कितनी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कवर करता है और उस केस में जो एंगल है उसका वो 1 सेकेंड हो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 1 पार्सेक होगा। देखिए कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, और जो आर्क लेंथ है वो कितना है 1 AU, और ये जो एंगल है वो कितना है 1 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो रेडियस की तरह काम कर रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1 U बाय 1 सेकेंड। यहाँ पर 1 U क्या है? यहाँ पर वो आर्क लेंथ है, और 1 सेकेंड यहाँ पर क्या है? एंगल है। अगर दोनों की वैल्यूज पुट करें, AU की वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकंड की वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करूं रेडियन में और उसकी वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 पार्सेक की क्या आएगी? 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 मीटर। ये लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस का, आपको याद रखना है। अगर आप कंपेयर करते हो पार्सेक और लाइट ईयर को तो 1 पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है, यानी लगभग 3.26 टाइम्स किससे है? लाइट ईयर से। उसके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जो कॉमनली आपने यूज किए हो। इंच, 1 इंच जो होता है वो 0.0254 मीटर के इक्वल होता है। फुट भी आपने यूज किया हो, 0.3048 मीटर के इक्वल होता है 1 फुट। यार्ड जो होता है वो 0.9144 मीटर जो होता है उसको 1 यार्ड कहा जाता है। इस तरह से 1 माइल जो है वो 1.609 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर, या इसको लिख सकते हो 1.609 किलोमीटर, ये 1 माइल के इक्वल होता है। अगर हमें मास को मेजर करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास यूनिट्स हैं। अगर मास स्मॉल हो उसके लिए यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब नाम से ही समझ सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी जो एटम्स है उसके जैसे कंपैरिजन की चीजें हैं उनको मास, उनके मास को मेजर करने का यूनिट। ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ा है। 1 AMU जो होता है, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU जो होता है वो होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और कार्बन कौन सा? 612 वाला। C612 एटम का जो मास होता है उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आती है उसको 1 AMU कहा जाता है। इसको आप U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 1 U इज इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg, इसके ये इक्वल होता है। जनरली मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी के ऑर्डर में होता है, AMU में ही रिप्रेजेंट करते हैं। लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास यूनिट है, जैसे 1 टन या जिसको मीट्रिक टन भी कहा जाता है वो 1000 kg के इक्वल होता है। 1 क्विंटल जो होता है वो 100 kg के इक्वल होता है। 1 स्लग जो होता है वो 14.57 kg के इक्वल होता है। और मास का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है CSL, जो कि है चंद्रशेखर लिमिट। 1 CSL जो होता है वो होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। सन के मास के 1.4 टाइम्स जो वैल्यू रहती है उसको 1 CSL कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है किसका? मास का। टाइम के मेजरमेंट की भी कुछ यूनिट है जिनमें कुछ कॉमन क्या है, जैसे सबसे पहला है सोलर डे। तो अर्थ को अपनी खुद के एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको सोलर डे कहा जाता है।
और ये जो टाइम है किसके कंपैरिजन में है? सन के कंपैरिजन में, रोटेशन खुद की एक्सिस पे। इसी तरह से सेटियल डे क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, लेकिन इस बार विद रिस्पेक्ट किसके हो? किसी डिस्टेंट स्टार के। अगर सन के कंपैरिजन में हो तो उसको सोलर डे कहा जाता है, और किसी और डिस्टेंट स्टार के कंपैरिजन में हो तो उसको सेटियल डे कहा जाता है। नेक्स्ट है सोलर ईयर। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन, सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो अर्थ को टाइम लगता है उसको वन सोलर ईयर कहा जाता है। और एक साल में जो एग्जैक्टली 365 डेज, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड होते हैं। ये इसको ट्रॉपिकल ईयर भी कहा जाता है। और अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, वन सोलर ईयर को अगर सिर्फ सेकंड्स में लिखो तो ये 3.156 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड्स भी लिखा जा सकता है। देन हमारा नेक्स्ट है लीप ईयर। द ईयर विच हैज 29 डेज इन फेब। सबको पता है कि फरवरी का जो महीना जिसमें 29 दिन होते हैं उसको लीप ईयर कहा जाता है। लूनार मंथ, मून को अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगता है अपने ऑर्बिट के अंदर उसको लूनार मंथ कहा जाता है। और जो वन लूनार मंथ होता है वो 27.3 डेज का होता है, यानी 27.3 दिन के बाद जो मून है वो अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्या है? शेक। टाइम का सबसे छोटा यूनिट जो है प्रैक्टिकल वन शेक जो है, वन शेक होता है 10 की पावर -8 सेकंड के इक्वल। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में वन शेक तक ही रहता है, इसके बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जंप कर लेता है। इनके अलावा कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे एरिया का ऐसा यूनिट तो होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके अलावा एरिया एकड़ में भी मेजर होता है। तो 1 एकड़ जो होता है वो होता है 4047 मीटर स्क्वायर, यानी 4047 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से 1 हेक्टेयर जो होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर लेंथ, 100 मीटर ब्रेड्थ, ये जो कंप्लीट एरिया है इसको 1 हेक्टेयर कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं एरिया का सबसे छोटा यूनिट, जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक अगर एरिया को मेजर करना हो तो उसका यूनिट रहता है बार्न, और 1 बार्न जो होता है वो 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर के भी बहुत सारे यूनिट है। ऐसा यूनिट तो रहता है इसका पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा बार के अंदर भी मेजर होता है। 1 बार जो होता है वो 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है, जो कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल लिखा जाता है। तो 1 बार इज इक्वल्स टू 1 एटीएम या फिर 10⁵ पास्कल। इसके अलावा टोर भी इसका यूनिट है। 1 टोर जो होता है वो 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। प्रेशर को हम मरकरी के हाइट के टर्म में भी मेजर करते हैं, तो अगर मरकरी लेवल का हाइट 1 mm है तो उस प्रेशर को 1 टोर कहा जाता है। 1 बार 1 एटीएम के ही इक्वल है और 760 टोर के इक्वल होता है। वॉल्यूम के भी कुछ यूनिट है, जैसे लीटर। आप सबको पता होगा हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो वॉल्यूम है वो जनरली लीटर के अंदर ही मेजर किया जाता है। तो 1 लीटर जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या जिसको 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। 1 मीटर क्यूब भी तो ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का, जिसको 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। ये थे कुछ कॉमन यूनिट्स जो हम यूज करेंगे अब हमारे आगे वाली फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे उनके अंदर। इसके अलावा भी जैसे जैसे यूनिट्स होंगे हम उनकी भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।